हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेटर क्लासेज पे। तो स्टूडेंट्स, आज साइंस के क्रम में हम लोग ब्लड का अध्ययन करेंगे और इस वीडियो में ब्लड को पूरा कंप्लीट कर डालेंगे। कोई भी प्रश्न ब्लड से रिलेटेड नहीं छूटेगा अगर आप पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो। एक एक चीज़ हम लोग कवर करेंगे, पूरा कवर करेंगे और एक एक प्रश्न यहाँ से आपको मिलेगा, चाहे कोई भी एक दिवसीय परीक्षा आप दे रहे हों। विशेषतः आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं आगामी नवंबर और दिसंबर में, तो साइंस का ब्लड जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं ब्लड की। तो इस सर्वप्रथम चलते हैं इसकी खोज से रिलेटेड। इसकी खोज जिस व्यक्ति ने की थी उस व्यक्ति का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड की खोज की थी। चलिए देखते हैं कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी उसके बारे में अब जानेंगे। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में जो ब्लड होता है, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। सामान्य मनुष्य के शरीर में महिलाओं में जो होता है पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है, आधा लीटर कम होता है। ब्लड महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम होता है, ठीक। और जो ब्लड होता है पूरे शरीर के भाग का 7 से 8% होता है। पूरे शरीर के भाग का 7 से 8% होता है। फिर उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है कि रक्त एक लाल रंग का तरल संयोजी उत्तक है, टिश्यूज है जो हमारे शरीर में प्रवाहित होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि रक्त का जो आपका पीएच वैल्यू होता है, क्योंकि रक्त क्षारीय होता है तो 7 से ऊपर इसका पीएच मान होगा, तो 7.4 से 7.5 के बीच होता है। लगभग 7.4 से 7.5 होता है रक्त का, ब्लड का पीएच मान। इसका लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है, वो आरबीसी के अंदर लगभग 70 से 80% भाग में यह पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यह एक श्वसन वर्धक है और हीमोग्लोबिन का निर्माण जो है आपका प्रोटीन तथा आयरन से मिलकर या लोहे से मिलकर बना होता है, ठीक है, होता है। तो ये आपको मैंने एक संरचना के माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया था। ये आपका आरबीसी है और आरबीसी के अंदर ये हीमोग्लोबिन है। इस हीमोग्लोबिन में आयरन तथा प्रोटीन है। तो इसका निर्माण जो है ये एक श्वसन वर्धक होता है आरबीसी, और इसका निर्माण जो होता है लोहे तथा प्रोटीन से होता है। अब चलिए ब्लड में होता क्या क्या है। ब्लड में देखिए 55 से 60% आपका क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है, 55 से 60%। उसके बाद होता है रुधिराणु 40 से 45% पाया जाता है। तो 55 से 60% आपका प्लाज्मा पाया जाता है और 40 से 45% आपका रुधिराणु होता है। तो प्लाज्मा आपका एक तरल पदार्थ होता है, संयोजी ऊतक होता है। इसका रंग हल्का पीला होता है। जो प्लाज्मा होता है उसका रंग जो होता है, प्लाज्मा का रंग पूछता है कभी प्रश्नों में, कई परीक्षाओं में प्रश्नों में पूछा गया है कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो प्लाज्मा का रंग जो होता है हल्का पीला होता है। कैसा होता है, हल्का पीला होता है प्लाज्मा का रंग। क्लियर है। तो 55 से 60% तो आपका प्लाज्मा और 40 से 45% आपका रुधिराणु होता है। तो ये प्लाज्मा आपका लिक्विड होता है। हेपारिन, देखिए यहाँ पे हेपारिन नामक रुधिर प्रतिस्कंदक उपस्थित होता है आपके प्लाज्मा में। हेपारिन नामक, याद रखिएगा कि प्लाज्मा में आपका कौन सा प्रतिस्कंदक उपस्थित होता है, तो हेपारिन नामक रुधिर प्रतिस्कंदक उपस्थित होता है। तो रुधिराणु जो आपका है वो 40 से 45% ब्लड में पाया जाता है। ये सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड होता है। प्लाज्मा किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, तो पहला वो जल होता है, सबसे अधिक मात्रा उसमें जल की होती है, 90% जल पाया जाता है। फिर 7% प्रोटीन है, फिर लवण है, ग्लूकोज है, ये सब मिला करके आपका प्लाज्मा बनाते हैं। और रुधिराणु जो है आपका वो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ठीक है। रुधिराणु जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि सेरम, देखिए सेरम बहुत कभी पूछा गया है, सेरम क्या होता है। तो प्लाज्मा से जब फाइब्रिनोजेन, एक प्रोटीन होता है जो प्लाज्मा में उपस्थित होता है, तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जब उससे निकाल दिया जाता है प्लाज्मा में से, जब फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल देंगे, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन
ये प्रोटीन जब निकाल देंगे, प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा सेरम कहलाता है। जो शेष प्लाज्मा बचता है उसको सेरम कहते हैं, ठीक है। और सेरम का काम क्या होता है, ये स्किन बनाने में सहायक होता है, स्किन बनाने में सहायक होता है जो सेरम होता है। हम बातें क्लियर होंगी। प्लाज्मा के कार्य देखेंगे, प्लाज्मा के कार्य क्या क्या है। प्लाज्मा जो है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का जो संवहन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। और ब्लड का देखिए कार्य, ब्लड के जो वर्क हैं, कार्य हैं, वो शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखता है, प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है, ठीक है। और जो रुधिर ब्लड ऑक्सीजन है उसका संवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। वह पोषक तत्वों का संवहन करता है, जो भी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका संवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है शरीर के विभिन्न पार्टों में, ठीक है, विभिन्न पार्ट्स में। रुधिर की ये कार्य, ब्लड की ये कार्य है। रक्त का थक्का बनाता है, ठीक है, रक्त का थक्का बनाता है। तो किसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, किस विटामिन की कमी से, विटामिन के की कमी से, ये भी आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थे ब्लड से संबंधित। अब चलेंगे हम लोग आगे आरबीसी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, आरबीसी के बारे में। इतनी बातें तो हमको लग रहा है क्लियर होगी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इन चीज़ों को। कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी और सामान्य मनुष्य में ये 5 से 6 लीटर पाया जाता है, महिलाओं में आधा लीटर कम होता है, ठीक है। और पूरे शरीर का लगभग 7 से 8% भाग होता है ब्लड, ठीक। ये लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में प्रवाहित होता है। इसका क्षारीय मान 7.4 से पीएच वैल्यू जो होता है, ये क्षारीय होता है और इसका पीएच वैल्यू 7.4 से 7.5 के मध्य होता है, ठीक है, आसपास होता है। इसका रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। ये लाल होता क्यों है, हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होता है, ठीक है, क्लियर है। हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी के अंदर लगभग 70 से 80% भाग में यह पाया जाता है। यह एक श्वसन वर्णक है जिसका निर्माण लोहे तथा प्रोटीन से होता है, ये मैंने बताया है। और ब्लड जो है आपका प्लाज्मा और रुधिराणु ब्लड में उपस्थित होता है, प्लाज्मा होता है और रुधिराणु होता है। प्लाज्मा आपका 55 से 60% होता है, रुधिराणु आपका 40 से 45% होता है। प्लाज्मा आपका हल्का पीला रंग का होता है जो लिक्विड होता है, तरल होता है। और रुधिराणु आपका ठोस होता है जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। जल, प्रोटीन, लवण और ग्लूकोज मिलकर के प्लाज्मा बनाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा का जो वर्क है वो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो ये प्लाज्मा का कार्य है। रुधिर का जो काम है शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना और पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्टेशन करना और ब्लड का थक्का बनाना, ये काम है आपका ब्लड का, रुधिर का, ठीक है। सेरम क्या होता है, सेरम जो है प्लाज्मा से जब फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो जो शेष प्लाज्मा बचता है उसी को सेरम कहते हैं और ये स्किन बनाने में सहायक होता है। तो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। चलिए आगे चलते हैं आरबीसी पर। तो चलिए आरबीसी के बारे में देखते हैं। आरबीसी के बारे में एक एक चीज़ हम लोग जानेंगे, एक एक चीज़ क्लियर कर लेंगे। आरबीसी से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे हम लोग सीख जाएंगे आज। तो देखिए आरबीसी का एक और नाम होता है एरिथ्रोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट होता है, उसको अभी बताएंगे आरबीसी के बाद। एरिथ्रोसाइट होता है आरबीसी का नाम। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे ऊंट और लामा, ये दो ऐसे जानवर हैं जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन आमतौर में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका निर्माण जो होता है, आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है, लेकिन भ्रूण की अवस्था में ये एक यकृत एवं प्लीहा में इसका निर्माण होता है। तो जब भ्रूण होता है प्रेगनेंसी के दौरान यकृत, लीवर एवं प्लीहा में, स्प्लीन में होता है आरबीसी का निर्माण, याद रखिएगा। आमतौर पे अस्थि मज्जा में, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण अवस्था में यकृत एवं प्लीहा में इसका निर्माण होता है, ठीक। इसके निर्माण में जो प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन B12 है, इसके निर्माण में सहायक होते हैं। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 इसके निर्माण में सहायक होते हैं। फिर उसके बाद मृत आरबीसी जो होता है वो प्लीहा में एकत्रित होता है, प्लीहा में एकत्रित होता है मृत आरबीसी। और प्लीहा को जो है आरबीसी का कब्रगाह या कब्रिस्तान भी कहते हैं। प्लीहा को
याद रखिएगा। किसको आरबीसी का कब्रगाह या कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। पूछता है आरबीसी की कब्रगाह किसको कहते हैं, तो आरबीसी की कब्रगाह क्या है? आपका प्लीहा है, स्प्लीन है, याद रखिएगा, ठीक है। आरबीसी का कब्रगाह किसको कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं, तथा इसे शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो शरीर का ब्लड बैंक किसको कहते हैं? आरबीसी को ही ब्लड बैंक भी कहा जाता है। और प्लीहा को किस कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का, क्योंकि यहीं पे मृत कोशिकाएं यहीं एकत्रित होती हैं। उसके बाद है इसकी औसत आयु 2880 घंटे यानी 120 दिन के आसपास होती है, ठीक है। 2880 घंटे या 120 दिन के आसपास होती है। सब स्वस्थ मनुष्य में, अगर हेल्दी पर्सन जो है, स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की मात्रा 50 से 55 लाख क्यूबिक एमएम के आसपास होता है स्वस्थ मनुष्य में। तो एक स्वस्थ मनुष्य में कितनी आरबीसी पाई जाती हैं? तो 50 से 55 लाख क्यूबिक एमएम आरबीसी पाई जाती हैं, इसके आसपास आरबीसी पाई जाती है। लेकिन जो महिलाएं होती हैं उसमें पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। तो महिलाओं में ये संख्या 4.5 लाख के आसपास होता है, 4.5 लाख क्यूबिक एमएम के आसपास होता है महिलाओं में जो आरबीसी की संख्या है। आरबीसी की संख्या यदि सामान्य से कम बनती है तो क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी हो जाती है शरीर में। यदि आरबीसी की संख्या यदि सामान्य से कम बनती है तो सामान्य क्या है? 55 से 55 लाख क्यूबिक एमएम है, और महिलाओं में 45 लाख, ठीक है, 45 लाख है ये, ठीक है, 45 लाख क्यूबिक एमएम है। तो क्यूबिक एमएम है। तो अगर इससे कम बनता है तो एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। अगर B12 की कमी होने से आरबीसी का निर्माण प्रभावित होता है। B12 अगर उसकी कमी हो रही है अगर हमारे शरीर में और उसके आरबीसी का निर्माण उससे प्रभावित हो रहा है तो व्यक्ति को पर्नीशियस एनीमिया का शिकार होना पड़ता है, ठीक है। उस व्यक्ति को पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। क्लियर है बातें? एक स्वस्थ पुरुष के 100 ml ब्लड में हेमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है 15% होती है, 100 ml में 15% होती है, और महिलाओं में लगभग 13% के आसपास होती है। और 12.5% हेमोग्लोबिन ब्लड डोनेट करने वाले व्यक्ति के पास होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करना चाह रहा है तो उसके पास कम से कम 12.5% हेमोग्लोबिन होना चाहिए। इससे कम पे वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, सबसे बड़ी आरबीसी सालामेंडर नामक जीव में पाई जाती है। सबसे बड़ी आरबीसी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है कि सबसे बड़ी आरबीसी कौन सी है? सालामेंडर जीव में पाई जाती है। सबसे छोटी आरबीसी जो है, मैंने उसके लिए उसको ब्रैकेट में कर दिया है, सबसे छोटी आरबीसी जो होती है वो कस्तूरी मृग में पाई जाती है। क्लियर है बातें? आरबीसी से संबंधित सारी बातें क्लियर हो गई। इसका नाम एरिथ्रोसाइट, केंद्रक नहीं पाया जाता, ऊंट और लामा अपवाद। निर्माण अस्थि मज्जा में, भ्रूण की अवस्था में यकृत एवं प्लीहा में। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 इसके निर्माण में सहायक होते हैं। आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा, आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा, ठीक है। शरीर का ब्लड बैंक आरबीसी, ठीक है। आरबीसी की मात्रा पुरुषों में 50 से 55 लाख क्यूबिक एमएम, महिलाओं में 45 लाख क्यूबिक एमएम, ठीक है। सामान्य से कम बनेगा आरबीसी तो एनीमिया रोग, B12 की कमी होने से अगर आरबीसी का निर्माण प्रभावित होगा तो पेनिसियस एनीमिया हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य में कि 100 ml ब्लड में हेमोग्लोबिन 15% और महिलाओं में 13% के आसपास होनी चाहिए। 12.5% से कम हेमोग्लोबिन होने पर व्यक्ति ब्लड डोनेट नहीं कर पाता है। क्लियर है बातें? सबसे बड़ा आरबीसी सालामेंडर नामक जीव में पाई जाती है और सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग में पाया जाता है। क्लियर है? अब हम लोग चलेंगे डब्ल्यूबीसी पे की बात करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य जो है शरीर को रोगों से बचाना है। तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, श्वेत रुधिर कणिका, ठीक है, इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना है। डब्ल्यूबीसी को शरीर का सिपाही भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये कि किसको पूछा जाता है, किसको शरीर का सिपाही कहा जाता है, तो डब्ल्यूबीसी को शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। फिर उसके बाद हेपारिन पदार्थ रुधिर को रुधिर वाहिनियों में जमने से रोकता है।
तो रुधिर जो होता है ब्लड वाहिनियों में जमने से कौन रोकता है? तो हेपारिन। ये हेपारिन नामक एक पदार्थ है, हेपारिन नामक, जो रुधिर वाहिनियों में जमने से रोकता है। WBC का एक नाम है ल्यूकोसाइट, RBC का एरिथ्रोसाइट। मैंने आपको बताया था कि RBC को एरिथ्रोसाइट कहते हैं और WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। पूछता है कि ल्यूकोसाइट किसको कहा जाता है? WBC को। एरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं? RBC को। यह 5 प्रकार की होती हैं, आकार एवं रचना में अमीबा के समान होती है। तो पूछता है ये भी कि आकार एवं रचना में अमीबा के समान कौन होती है, RBC या WBC? तो कौन सी होती हैं? RBC या WBC? WBC होती हैं। याद रखिएगा इस चीज को भी। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जो 5 प्रकार की होती हैं, वो उनको मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, यूसोनोफिल कहते हैं, बेसोफिल कहते हैं और न्यूट्रोफिल कहते हैं। इसमें RBC की मात्रा कितनी कितनी होती है? मोनोसाइट में 2 से 4% WBC पाया जाता है, WBC की मात्रा। तो मोनोसाइट में 2 से 4% होता है, लिम्फोसाइट में 20 से 40% होता है और ईओसोनोफिल में 1 से 6% होता है। बेसोफिल में 0.5% से लेकर के 1% होता है और न्यूट्रोफिल में 40 से 70%। सबसे अधिक इसी में होता है WBC की मात्रा। सबसे अधिक रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण भी करती है न्यूट्रोफिल। सबसे अधिक रोगाणुओं एवं जीवाणुओं का भक्षण करती है। याद रखिएगा इस चीज को भी। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? पूछा जाता है एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है शरीर में? तो शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है लिम्फोसाइट करता है। ये क्या करता है? शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करता है। तो एंटीबॉडी का शरीर में निर्माण कौन सा WBC करता है? तो लिम्फोसाइट करता है। ठीक है। यूसोनोफिल अपनी संख्या से अधिक जब बनेगा, 1 से 6% होता है इसमें WBC, जब अपने संख्या से अधिक बनेगा तो शरीर में एलर्जी उत्पन्न कर देता है। ठीक है। और हेपारिन जो रुधिर वाहिनियों में जमने से रोकता है वो, ठीक है, हेपारिन नामक पदार्थ का स्राव करती है बेसोफिल जो है हेपारिन नामक पदार्थ का स्राव करती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ ठीक है। हेपारिन का स्राव कौन करता है? बेसोफिल करता है। ईओसोनोफिल अपनी संख्या से अधिक होगा तो एलर्जी शरीर में उत्पन्न कर देता है। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है शरीर में? तो लिम्फोसाइट करता है। ठीक है। इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए, यह अनियमित आकृति की केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन रहित होती है। WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। और WBC का निर्माण मुख्यतः अस्थि मज्जा में होता है, जिस प्रकार से RBC का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता था, लेकिन गर्भावस्था के समय भ्रूण के दौरान वो यकृत में उसका निर्माण होता है RBC का। तो उसी तरह जब WBC है उसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है तथा कभी कभी लिम्फ नोड, किसमें? लिम्फ नोड में। याद रखिएगा लिम्फ नोड, यकृत तथा प्लीहा में भी इसका निर्माण होता है। ठीक है। तो जीवन इसका जो टाइम पीरियड है 2 से 6 दिन है और ठीक है, इसकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है। जिस प्रकार से RBC की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा को RBC का कब्रगाह कहते हैं। उसी तरह WBC का जीवन काल 2 से 6 दिन होता है और इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। लिम्फोसाइट का निर्माण शरीर के कुछ भाग में होता है, जैसे लिम्फ नोड और प्लीहा में। ठीक है। लिम्फोसाइट का निर्माण शरीर के कुछ भाग में होता है। फिर उसके बाद है बेसोफिल व न्यूट्रोफिल, भक्षण कोशिकाओं के नाम से जानी जाती हैं। आपको पूछता है प्रश्न ये कि बेसोफिल व न्यूट्रोफिल को किस नाम से जाना जाता है? तो बेसोफिल व न्यूट्रोफिल को भक्षण कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद है हेपारिन ब्लड जमने नहीं देता है। याद रखिएगा, कौन रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने नहीं देता है? तो मैंने अभी आपको WBC में बताया भी है स्टार्टिंग में कि रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है हेपारिन जो होता है कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेकेराइड से निर्मित होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से निर्मित होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेकेराइड से निर्मित होता है। तो पूछता है भाई कि हेपारिन किससे निर्मित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड से निर्मित होता है। उसके बाद आपका आता है कि WBC का रुधिर में मात्रा
कितनी होती है पूछता है कि WBC का रुधिर में मात्रा। मैं टू द पॉइंट बातें आपसे कर रहा हूँ, इधर उधर की बातें नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उन्हीं को बता रहा हूँ। WBC का रुधिर में जो मात्रा होता है अक्सर पूछता है, ये 6000 से 10,000 क्यूबिक मीटर होता है, mm होता है, मिलीमीटर होता है। 6000 से 10,000, 6000 से 10,000 क्यूबिक mm होता है WBC का रुधिर में मात्रा। WBC का अपने सामान्य मात्रा से अधिक बनना ल्यूकेमीन या ब्लड कैंसर कहलाता है। ल्यूकेमीन या ब्लड कैंसर कहलाता है, ठीक है। ल्यूकेमीन या ब्लड कैंसर कहलाता है। अगर WBC अपनी सामान्य मात्रा से अधिक बन रहा है तो उसको ल्यूकेमीन या ब्लड कैंसर कहते हैं। क्लियर है इतनी बातें। RBC एवं WBC का अनुपात जो होता है 600 संबंधे 1 का होता है। 600 संबंधे 1 का जो अनुपात है RBC और WBC का, वो 600 संबंधे 1 का है। क्लियर है इतनी बातें समझ में आई। बेसोफिल व न्यूट्रोफिल भक्षण कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। हेपारिन कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड से निर्मित होता है, जो कि रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। रुधिर में जो WBC की मात्रा होती है वो 6000 से 10,000 क्यूबिक mm होती है, और WBC और RBC का जो अनुपात होता है 600 संबंधे 1 का होता है। WBC का अपने सामान्य मात्रा से अधिक बनना ल्यूकेमीन या ब्लड कैंसर कहलाता है। क्लियर है बातें ये सब। फिर उसके बाद चलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को और भी कहते हैं थर्मोसाइट्स, किसको कहा जाता है? ब्लड प्लेटलेट्स को कहा जाता है। ल्यूकोसाइट किसको कहा जाता है? WBC को कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं? RBC को कहते हैं। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इन वर्ड को। मुख्य कार्य इसका जो होता है रुधिर स्राव को रोकना एवं थक्का बनाना है। जो ब्लड प्लेटलेट्स है, रुधिर स्राव, अगर रुधिर बह रहा है तो उसको रोकना एवं थक्का बनाना है इसका मुख्य कार्य, ठीक है। जब प्लेटलेट्स देखते होंगे, जब प्लेटलेट्स की मात्रा, इतना प्लेटलेट गिर गया, उतना प्लेटलेट गिर गया, जब प्लेटलेट्स की मात्रा गिर जाती है तो डेंगू या चिकनगुनिया हो जाता है, जो कि घातक होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा के बड़ी बड़ी कोशिकाओं के टूटने से होता है। जब अस्थि मज्जा की बड़ी बड़ी कोशिकाएं टूटती हैं तो आपका ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। इसकी जो औसत आयु है अब वो 2 घंटे से 6 दिन के आसपास होता है। रुधिर में इसकी मात्रा जो होती है, ब्लड में इसकी जो मात्रा होती है 25,000 क्यूबिक mm होता है। इसका औसत आयु, एवरेज एज जो है वो 2 घंटे से 6 दिन के आसपास होता है। रुधिर में इसकी मात्रा 25,000 क्यूबिक mm होता है। ब्लड प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, केंद्रक नहीं होता है। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। केंद्रक नहीं होगा इसमें, ठीक है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में ही ब्लड प्लेटलेट्स पाया जाता है। हर सबके रक्त में नहीं पाया जाता, अन्य जानवरों के रक्त में नहीं पाया जाता है ये। विटामिन के तो आपको बहुत पहले से पता होगा। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन से विटामिन है? वो विटामिन के है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है, ठीक है, 2 से 5 मिनट में बन जाता है, ठीक। तो ये थी आज ब्लड की इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की है, मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए और कमेंट करिए। और कोई भी टॉपिक अगर आपको जानना है तो उस टॉपिक को कमेंट कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको नेक्स्ट वीडियो में लाने की। और अगर कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।